ये तो अगर आपने ये नहीं समझा, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं समझे हैं, तो हो सकता है आपको बहुत बड़ा लॉस, स्पेशली अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। आईपीओ एक बहुत बड़ा जो है एक ट्रेंड बन गया है, एक फैड है बोलिए, है ना। बहुत सारे लोग जो है से इंस्पायर्ड हो रहे हैं, बहुत सारे लोग थोड़े क्रेजी भी हो रहे हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आप देखेंगे। 2 डॉक्यूमेंट्स मैं आपको आज बता रहा हूँ, एक है डीआरएचपी और दूसरा है आरएचपी के बीच में। तो इसकी एनालिसिस हम लोग समझेंगे आज, है ना। सो आइए थोड़ा एक सूटेबल कलर चुन लिया जाए। लेट्स चूज दिस वन, ठीक है। अब देखिए, तो मैंने क्या किया है कि क्या रेड फ्लैग्स है जो कि डीआरएचपी और आरएचपी के बीच में। थोड़ा पहले समझ लेते हैं कि डीआरएचपी क्या है। डीआरएचपी एक रॉ डॉक्यूमेंट है जो कि सेबी को फाइल होती है, सेबी इसको रिव्यू करती है और अपना फीडबैक देती है, ठीक है। इसके बाद ये डॉक्यूमेंट जो है बेसिस सेबी को क्या है, इसमें रिस्क समझ में आता है जो इन्वेस्टर्स के लिए फ्रेंडली हो सकता है ना भी फ्रेंडली हो। तो उस रिस्क को सेबी जो बोलते हैं कि ये सब चीज आपने लिखी हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आप आंसर कर दो, ठीक है। रिव्यू क्वेश्चंस है, रिव्यू कीजिए, आंसर कीजिए, और उसके बाद ये सारे जो रिस्क हैं जो आपने ठीक से हाईलाइट नहीं किया है उसको हाईलाइट भी कीजिए। तो डीआरएचपी एक रॉ डॉक्यूमेंट है और आरएचपी एक फिनिश्ड डॉक्यूमेंट है। इन दोनों के बीच में कई बार जब रिव्यू के लिए वापस आता है कंपनी के पास, तो कई बार इसका लैंग्वेज पॉलिश्ड भी हो जाता है ना, और उससे रिस्क कई बार जो है ऐसा लगता है कि शायद छुप जाता है। तो उस हम फेनोमेना की बात कर रहे हैं। क्या सारे आईपीओज में ऐसे होते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत रिस्पॉन्सिबल भी हैं और बहुत अच्छे से अपने रिस्क को हाईलाइट करती है। बट हो सकता है कि कुछ लोगों का ऐसा इंटेंट हो कि जब रिव्यू के लिए आए तो उसको थोड़ा सा लेयर्ड कर दें रिस्क को, ताकि समझ में नहीं आए। तो पहला हम समझते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं रेड फ्लैग्स की। इसका मतलब कि दोनों ही डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है और आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। सो जो रिस्क फैक्टर है वो कैसे अपीयर होता है डीआरएचपी में। जैसे मान लीजिए फ्रंट लोडेड है, बहुत जल्दी मतलब समझ में आ जाएगा आपको। और अगर ये पॉलिश होके आ रहा है और कहीं पॉइंटर्स में, नीचे के पॉइंटर्स में हाइड कर दिया गया हो या लेयर कर दिया गया हो ताकि विजिबिलिटी कम हो जाए, तो रिस्क कम नहीं हुआ है, सिर्फ रीपोजिशन हुआ है। मान लीजिए कि पॉइंट नंबर 1 पर ये अपीयर होता था और जब ये आया क्वेरीज के आंसर के दौरान इसको मूव करके मान लीजिए पॉइंट नंबर 5 पे या पॉइंट नंबर 10 पे मूव कर दिया। और स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं जो एक सेक्शन है रिस्क जिसका नाम है। कई बार सेबी ऐसा करती है कि पॉइंट नंबर 10 पे ये रिस्क लिखा था और ये एक बहुत बड़े आईपीओ के साथ हो चुका है। इस रिस्क को इन्होंने सबसे पहला प्राइमरी कैटेगरी ऑफ रिस्क समझा और उसको वहां मूव कर देते हैं, जिससे कि ताकि इन्वेस्टर्स को पता चले कि भाई रिस्क जो सबसे बड़ा रिस्क है आपको समझना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मतलब रिस्क की विजिबिलिटी थोड़ी कम की जा रही है, तो उसको हमें समझना जरूरी है। टोन जो है, अगर मान लीजिए कई बार डीआरएचपी में जो मर्चेंट बैंकर्स हैं वो लिखते हैं, जब आरएचपी में अगर सॉफ्टर नैरेटिव अगर हो गया है तो ऐसा एक इंप्रेशन दिया जा रहा है, साइकोलॉजिकल डाइल्यूशन है सीरियसनेस का, और ये लैंग्वेज चेंज से हो रहा है, रिस्क चेंज नहीं हुआ है, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। लॉसेज एंड प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात की जा रही है और लॉसेज स्टेट किए जा रहे हैं बिना किसी जस्टिफिकेशन में, बट अगर आरएचपी में ये जस्टिफिकेशन ग्रोथ के नाम पे और ग्रोथ इन्वेस्टमेंट के नाम पे अगर दिया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आउटकम जो है, इंटेंट, फोकस चेंज किया जा रहा है कि लॉसेज हो सकते थे और अभी आप बोल रहे हो कि लॉसेज शायद ग्रोथ है इसलिए है, या ग्रोथ इन्वेस्टमेंट करना है इसलिए लॉसेज है। तो लॉसेज हैव बीन डिफेंडेड बट नॉट रिजॉल्व्ड। आपने ये नहीं बताया कि लॉस कैसे कम होगा, आप सिर्फ लॉस को डिफेंड कर रहे हैं। कैश फ्लो सिचुएशन की अगर हम बात करें और वहां डिस्कशन की हम बात करें, तो अगर आप डीआरएचपी में इसको एक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो है, जो बिजनेस या धंधे से जो कैश फ्लो जनरेट हो रहे, अगर आपको वहां वीकनेस दिख रही है, लेकिन अगर ये आपको समझाया गया है आरएचपी में कि भाई वर्किंग कैपिटल या स्केल के कारण ये लॉसेज हो रहे हैं, तो आपको केयरफुल होना चाहिए। डीआरएचपी में कुछ और लिखा था, जहां बात किया था कि बिजनेस में धंधा नहीं है इसलिए ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन उसको अब कैपिटल या स्केलिंग के बहाने कि ये कैश स्ट्रेस तो होगा ही ना, क्योंकि हमारा स्केल है, धंधा बड़ा है इसलिए, और इसलिए हमें कैश चाहिए। तो कैश स्ट्रेस को एक स्टोरी दे दी गई है, एक जो है उसको पहनावा पहना दिया गया है, तो वहां पर आपको रेड फ्लैग इसको मानना चाहिए। सारे पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, और ये हमारी बेसिक फिड्यूशरी ड्यूटी है कि इन सारे पॉइंटर्स को हम चेक करें, ठीक। इसके अलावा
प्रोसीड सेक्शन में अगर देखिए, अगर वो जनरलाइज तरीके से बात कर रहे हैं कि ब्रॉड ऑब्जेक्ट्स है, हम लेंगे, हम ग्रोथ के लिए हमें चाहिए, हमें स्केलिंग अप के लिए चाहिए, बट स्पेसिफिक नहीं बात कर रहे कि किस प्लांट के लिए, किस प्रोडक्ट के लिए चाहिए, और उसको चेंज करके स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी हमें चाहिए कि हमारे पास पैसा अवेलेबल होना चाहिए, जैसे जैसे स्ट्रेटेजिक नीड होगी हम इस पैसे को यूटिलाइज करेंगे। तो ये जो है यहाँ पे क्लियरेंस जो है नहीं है स्ट्रेटेजिक इंटेंट का, या क्लियरिटी नहीं है। दिस एक्चुअली डाइल्यूट्स द अकाउंटेबिलिटी एंड डिस्क्रिशन जो है वो स्ट्रेटेजी के नाम पे छुपा दी गई है, क्योंकि उनको पैसा चाहिए, सिर्फ पैसे से मतलब आप पैसा दे दो, हमें जैसा लगेगा हम यूज करेंगे। तो यहाँ स्ट्रेटेजिक क्लियरिटी नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसके अलावा वेंडर और केपेक्स के डिटेल्स मान लिए दिए गए हों जैसे कि, ठीक है, और कैविएट्स डीआरएचपी में आपको कई बार पढ़ने मिल जाएगा, है ना, और लेकिन आरएचपी में कैविएट्स तो हैं, बट कहीं इसको अगेन लेयर्स में छुपा दिए गए हैं। जैसे कि कोई मान लीजिए कि कोई डिस्क्लोजर है, कोई यहाँ पर विजिबिलिटी है नहीं है प्रोजेक्ट पे, या वेंडर है, या मतलब उसमें कुछ कैविएट्स हैं। कोई वेंडर्स हो सकता है कि मान लीजिए एक ही वेंडर हो, या बहुत डिपेंडेंस हो, वेंडर जो है किसी दूसरी कंट्री का हो, रिस्क सप्लाई चेन हो। ऐसा भी हो सकता है कि वेंडर या ऐसा हो सकता है कि ये गवर्नमेंट टेंडर्स हो जहां पर रेगुलेशन चेंज हो सकते हैं, या टेंडर ऐसा है कि भाई आज आपको मिला कल मिलेगा नहीं मिलेगा, उसका भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो केपेक्स डिटेल्स या वेंडर डिटेल्स, है ना, या आपने एक ही कोटेशन मंगाया, बाकी सारे कोटेशन गायब हो गए, और एक ही वेंडर के बेसिस पे आप बोल रहे हैं कि हमें इतनी रिक्वायरमेंट है, और दूसरे 2-3 कोटेशन, मिनिमम 3 कोटेशन आने चाहिए, और आप बोल रहे हो कि अगर हमें ये ठीक नहीं लगेगा तो हम वेंडर चेंज भी कर सकते हैं। तो आपने अदर वेंडर के डिटेल्स नहीं दिए, सिर्फ आपने एक ही वेंडर को कोट किया। तो कैविएट्स अगर आपने जो है, कैविएट्स मतलब जो उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं, परेशानियां हैं, रिस्क हैं, उसको आपने हाईलाइट कर रखी है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस डीआरएचपी में इजीली लोकेट होता है। अगर ये लीगल नोट्स में शिफ्ट हो गया है, अगर नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये हो गया है तो इसका मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो हैं, इससे प्रोमिनेंस आप इसकी खत्म कर रहे हैं, इसको आरपीटी भी बोलते हैं, और ये एक हिडन रिस्क है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या है कि मैं अपने ही भाई बंधु सगी संबंधियों से डील कर रहा हूं, और आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल होता है कि मतलब जिस प्रिंसिपल पे या जिस कॉस्ट पे या जिस कमर्शियल टर्म्स में मैं किसी अननोन पार्टी से डील करूंगा, उस टर्म्स में मैं ऑब्वियसली नहीं डील करूंगा, थोड़ा सॉफ्टर मेरा एंगल होगा, थोड़ी कोऑर्डिनेशन या नेगोशिएशन पावर कम होगी। तो आरपीटीज अगर मूव किए गए हैं तो उस पर आप ध्यान रखिए। प्रमोटर रोल और कंट्रोल अगर ये डिस्क्लोज की जाए, मतलब डीआरएचपी में क्या है, पहला इनिशियल डॉक्यूमेंट तो वो डिस्क्लोज हो जाता है, लेकिन अगर इसमें अगर ये रीफ्रेम किया गया है ना, एंड एज अ फाउंडर लेड स्ट्रेंथ, जैसे कि गवर्नेंस रिस्क को इन्होंने वर्च्यू में कन्वर्ट करता हुआ दिख रहा है, कंट्रोल रिस्क जो है वो विजन के रूप में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रमोटर का रोल और कंट्रोल, अगर डिपेंडेंसी डिस्क्लोज नहीं की गई है ना, कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है प्रमोटर्स में, प्रमोटर्स के बहुत सारे लोग जो इस बिजनेस में घुसे हुए हैं, अगर ये सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं की गई हैं या डिस्क्लोज की गई हैं और आरएचपी में चेंज हो जाती हैं, तो ये एक गवर्नेंस रिस्क के एंगल से आपको देखना चाहिए। प्रमोटर का रोल क्या है, कंट्रोल कितना है, और इसके बाद आईपीओ आने के बाद क्या रोल कंट्रोल रहेगा, कौन से लोग हैं इसमें, फैमिली मेंबर्स कितने हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर वैल्यूएशन जस्टिफिकेशन एक सिर्फ नैरेटिव है जो कि आरएचपी में पीयर बेस्ड, कि उनका ऐसा वैल्यूएशन है ना, वो महंगे हैं तो हम भी महंगे, अगर ऐसी स्टोरी बेची जा रही है तो मोस्ट लाइकली वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है। और ये कहां से आ रहा है प्रेशर, ये एंकर इन्वेस्टर्स की तरफ से आ रहा है। ये एंकर इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए, और वैल्यूएशन एक्सप्लेन तो किया गया है बट कमाया नहीं गया, अर्न नहीं किया गया, है ना। कई बार आप देखेंगे कि प्राइस टू सेल्स रेशियो, प्राइस टू दिस या प्राइस टू ओसीएफ या ओटीएफ टू सेल्स, बहुत सारे, या ईवी पे एबिटा, क्योंकि दूसरे जो हमारी कॉम्पिटिटिव कंपनीज हैं या कॉम्पिटिशन है, पीयर कंपनीज हैं, वो महंगे हैं इसलिए हम भी महंगे हैं। तो ये एक जस्टिफिकेशन नहीं है, ये एक जो है वैल्यूएशन एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये कमाया नहीं गया है, सिर्फ एक्सप्लेन किया गया है। फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स तो सारे होते हैं, 5 साल के प्रोजेक्शन देने पड़ते हैं, और अगर ये रिस्क सेक्शन में हो सकता है कि बहुत क्लियरली बताया गया हो, लेकिन अगर फ्यूचर रिस्क को ब्लर करने की कोशिश की जा रही है कि आगे वाले
जो फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स हैं या जो बिजनेसेस हैं वो नहीं आ सकते, या उस पर रिस्क हो सकता है, जो प्रोजेक्शंस हैं अगर उसको कहीं ब्लर किया जा रहा है या उन रिस्क जो हाईलाइटेड रिस्क हैं डीआरएचपी में उसको आरएचपी में कम किया जा रहा है, तो वो भी आपको देखना चाहिए। ठीक है, डीआरएचपी वर्सेस आरएचपी का की जो मान लीजिए कि बहुत बड़ा एक रिस्क हैवी डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसमें कहानी ज्यादा है और स्टोरी हैवी है, ये रिस्क हैवी है और स्टोरी हैवी अगर है तो आपको केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि ये मार्केटिंग डोमिनेंस है और ये रिव्यू के बाद चेंज हो गया है। ज्यादा पेजेस हैं लेकिन कॉशन जो है कम है, तो आपको बहुत बहुत केयरफुल होना चाहिए इससे। तो हमने आज आपको बताया कि रेड फ्लैग क्या हो सकते हैं डीआरएचपी वर्सेस आरएचपी में, और अगर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, लैंग्वेज चेंज हो रही है, रिस्क को कम किया जा रहा है, फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स के रिस्क को कम दिखाया जा रहा है, तो एक डेफिनेटली फ्लैग है और आपको केयरफुल होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।